हेलो स्टूडेंट। आज आप लोग हिंदी फर्स्ट में 2 लेसन पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है नींद का गणित। नींद का गणित आप लोग सोचते होंगे कि ये कैसा कहानी है नींद का गणित। बच्चों, इसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ जानेंगे। यह नींद की गणित जो है, जैसे आप लोगों को मम्मी पापा डांटते हैं ना, हैं कि ज़्यादा मत सोइए, कम सोइए, उसी तरह सबके सोने का एक समय निश्चित निर्धारित है बच्चों। जैसे बड़े बुजुर्गों ने कहा है, जो सोया वो खोया, जो जागा सो पाया। उस वही चीज इसमें नींद का गणित है, इस कहानी में लेखक ने दर्शाया है। बच्चों, इसको देखिए। पहले नींद की आवश्यकता मात्रा जहाँ शरीर को पुनः स्फूर्ति प्रदान करती है, वहीं उसकी कम और अत्यधिक मात्रा आलस और प्रमाद भी उत्पन्न करती है। अधिक सोने की आदत व्यक्ति की सारी स्फूर्ति हस्तगत कर लेती है और वह ऊर्जाहीन सा जान पड़ता है। शरीर में स्थूलता घर कर लेती है और बुद्धि जैसे विचारना ही बंद कर देती है। इसलिए ज्ञानी जन किसी भी कार्य में अति से दूर रहने की चेतावनी देते हैं। जिसने नींद के मध्य मार्ग का अनुसरण किया, वही स्वयं को ऊर्जावान अनुभव कर पाया। अन्यथा आवश्यकता से कम व अधिक नींद लेना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध होता है बच्चों। अब तो थोड़ा बहुत समझ में आने लगा होगा बच्चों। अब देखिए, बुद्ध का एक शिष्य था जिसका नाम था श्रोण। जब वह राजकुमार था तो उसका जीवन अन्य कुमारों की भांति ही विलासिता पूर्वक था, किंतु बाद में कुछ ऐसी प्रेरणा उमड़ी कि सारी सुविधा सामग्री को लात मारकर वह तथागत की शरण में आ गया। आते ही कठिन तपश्चर्या आरंभ कर दी। टाट बाट में पले युवक द्वारा इतना कठिन तप संघ के वरिष्ठ अस्थिर भौचक्के रह गए। धीरे धीरे बात भगवान बुद्ध के कानों तक पहुंची। उन्होंने शिष्य को बुलाया और पूछा, श्रोण, तुम्हारे बीड़ा वादन की चर्चा बहुत सुनी है, शायद बहुत अच्छी बीड़ा बजाते होगे, किंतु यह तो बताओ कि यदि उसके तार ढीले हों तो क्या वह स्वर लहरी उभर सकेगी जो मनुष्यों को मोह लेती है। अस्वीकृत में शिष्य का सिर हिल गया और यदि अधिक कसे हो तो उत्तर में पुनः नकारात्मकता का पुट था। तब अब तथागत का समाधान कारक उत्तर निश्चित हुआ, जीवन में भी ऐसी ही रीत अपनाओ, अतिक्रमण न कर मध्यम मार्ग का चयन करो, वही श्रेष्ठ एवं हानि रहित है। बुद्ध को जब पता चला, गौतम बुद्ध को बच्चों, तो उन्होंने श्रोण को बुलाया और पूछा कि तुम उसकी परीक्षा लेना वो चाहते थे, इसलिए उन्होंने उससे क्वेश्चन किया कि तुम तो बीड़ा बहुत बजाते थे। उन्होंने बीड़ा के बारे में पूछा। तब श्रोण ने उत्तर दिया और सिर्फ उत्तर न देकर नकारात्मकता का सर बस हिलाया। तब बुद्ध को यह पता चला कि यह दुनिया का मोह माया छोड़कर इस रास्ते पे निकल पड़ा है। नींद के संबंध में अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों ने भी अब यही तथ्य ढूंढा है कि इस विषय में मध्यम मार्ग ही उचित और निरापद है। सर्वविदित है कि यदि किसी व्यक्ति को निद्रा से वंचित कर दिया जाए तो उसकी दशा पागलों जैसी हो जाती है। वही यह भी विचारणीय तथ्य है कि आवश्यकता से अधिक सोने वालों में अधिक शारीरिक अनियमितताओं के अतिरिक्त मानसिक गड़बड़ियां भी उत्पन्न हो सकती हैं।
इस विषय पर शोध करने वाले ऑस्ट्रिया के मनःशास्त्री ऑस्टिन फ्रास्ट एवं सहयोगियों का कथन है कि जो व्यक्ति लंबे समय तक सोता रहता है उसमें पाचन विक्र संबंधी विकृतियों के अतिरिक्त अंतःस्रावी ग्रंथियों के रस द्वार पर भी प्रतिकूल है पड़ता है। ज्ञातव्य है कि शरीर का एवं मन संस्थान संबंधी महत्वपूर्ण क्रियाओं पर नियंत्रण हार्मोन्स ही करते हैं, अतः संतुलन में किसी प्रकार का व्यतिरेक अगणित तरह की शिकायतें पैदा कर सकता है। यानी हम जब ज़्यादा सोते हैं तो क्या होता है, हमारी मानसिक स्थिति गड़बड़ी थोड़ा बहुत उत्पन्न होता है, हमें शरीर में आलस लगता है और हम अनमने से दिखते हैं और हमारे ऐसा होने को जैसे हमारी पाचन शक्ति में भी दिक्कतें आती हैं और हमारे शरीर में धीरे धीरे बहुत सारी बीमारियों का घर हो जाता है। अध्ययन दल का कहना है कि एक युवक के लिए 6 से 7 घंटे की रात्रि नींद पर्याप्त है। इतने से ही शरीर की उस खुराक में मिल जाता है हो सकती है जो उसके लिए अभीष्ट है, आवश्यक है। उनके अनुसार इससे अधिक सोना एक प्रकार से अपराध व्याधियों को न्योता देना है। वे एक अत्यंत चौंकाने वाली तथ्य प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि केवल बैठकर समय बिताने वालों एवं कार्यालयों में काम करने वालों को तो इस क्षेत्र में अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए कि नींद उतनी ही ले जितने से काम चल जाए। अधिक निद्रा लेने से शरीर और मस्तिष्क को अधिक आराम मिलता है। इस प्रकार का भ्रम पालने वालों को यह जान लेना चाहिए कि इससे उल्टे जटिलताएं पनपती हैं और अस्वस्थता बढ़ती है। जो लोग यह सोचते हैं बच्चों कि हम ज़्यादा सो लेंगे तो हमारी शरीर में फुर्ती आ जाएगी, तो उन्हें इस जटिलता से जो उनके दिमाग में घर कर गया है इससे ऊपर निकलना चाहिए। जंतुओं पर किए गए अध्ययन के आधार पर ऑस्टिन कहते हैं कि लंबी निद्रा के दौरान अंतरांगों एवं रसस्रावी ग्रंथियों की सक्रियता प्रभावित होने लगती है और जब यह क्रिया दैनिक दिनचर्या में सम्मिलित हो जाती है तो उसकी क्रियाशीलता अत्यंत न्यून हो जाती। इसका स्पष्ट प्रभाव धीरे धीरे शरीर एवं मन संस्थान पर पड़ने लगता है, जो व्यक्ति को तन व मन से बीमार बना देता है। यानी क्या हुआ, जब हम निद्रा के दौरान जब हम ज़्यादा सोते हैं तो हमारे शरीर के जो अंतरांगों या रस ग्रंथियों को सक्रियता प्रभावित होने लगती है और हमारे मन संस्थान पर पड़ने लग जो हमारे तन मन को बीमार कर देता है। इसके विपरीत कठोर शारीरिक श्रम करने वालों के संबंध में शोध दल का कहना है कि ऐसे लोग तनिक लंबी अवधि तक बिस्तर में पड़े रहकर लंबी निद्रा ले सकते हैं तो कोई हर्ज की बात नहीं, पर यह अवधि 1-1.5 घंटे से किसी प्रकार ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें भी वे दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं जो नियमित रूप से मानसिक श्रम करने वालों को झेलने पड़ते हैं। इसका संभावित कारण बताते हुए दल का कहना है कि शारीरिक श्रम करने वालों के लिए नींद की थोड़ी लंबी अवधि भी इसलिए निरापद होती है क्योंकि उनके कष्टसाध्य श्रम से शरीर के अंतरांगों एवं बहिरांगों का नियमित व्यायाम लंबे समय तक होता रहता है। वस्तु विश्राम थोड़ा लंबा हो जाए तो भी इसका प्रतिकूल परिणाम सामने नहीं आता, जबकि ऑफिस ड्यूटी करने वालों में
इसका सर्वथा अभाव रहता है, इसलिए जटिलताएं उनमें जल्दी जन्म लेती है। क्योंकि बच्चों जो लोग ज़्यादा शारीरिक श्रम करते हैं उन्हें कहते हैं कि थोड़ी देर और सो लेना चाहिए, क्योंकि उनका शरीर लंबे समय तक व्यायाम में लिप्त रहता है। और जो लोग ऑफिस में ड्यूटी करते हैं उन्हें इतनी जटिलताएं उनके शरीर में नहीं आती हैं। नींद अपनी आवश्यक मात्रा आरंभिक 2-3 घंटों के भीतर ही ले लेती है। विशेष परिस्थितियों में तो 5-10 मिनट के भीतर भी उस आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती, परंतु लंबे समय तक इस ढर्रे को नहीं चलाया जा सकता। इससे गंभीर समस्याएं उत्पन्न होने का खतरा बढ़ जाता है। इस संबंध में एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कितने ही सैनिकों को दिन रात कई घंटे जागरण की स्थिति में बिताने पड़े थे, परंतु बीच बीच में 5-5 मिनट के लिए भी यदि उन्हें रेम स्लीप मिल जाती तो उनकी बेचैनी समाप्त हो जाती और ताजगी अनुभव करते प्रतीत होते। इससे स्पष्ट होते है कि रेम स्लीप से नींद की अधिकांश खुराक पूरी हो जाती है। अनुसंधान के दौरान इसी तथ्य की पुष्टि मनोवैज्ञानिक ने भी की। उनका कहना है कि रेम स्तर की थोड़ी नींद से भी बिगड़ते मानसिक संतुलन को संभाला जा सकता है। अध्ययनों के दौरान उन्होंने पाया कि नवजात शिशुओं में रेम स्तर की निद्रा का प्रतिशत 60 के आसपास होता है। उन्होंने यह भी देखा कि जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है इस श्रेणी की नींद में भी तदनुरूप गिरावट आने लगती है। आयु 30 वर्ष तक पहुँचते पहुँचते यह 35% रह जाती है। 50 वर्ष के करीब उम्र होने तक यह घटकर 20% रह जाती है। आगे की आयु में रेम तेजी से घटता है। 60 वर्ष के लोग 10-15% रेम नींद लेते हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि रेम यदि 5% से भी कम रह जाए तो बुढ़ापे से संबंधित मनोक्रामिक अनेक उलझनें पैदा होने लगती हैं। किंतु यह तो बुढ़ापे की बात है, जो स्वाभाविक अनेक उलझनें पैदा होने लगती हैं। अस्वाभाविकता तो तब पैदा होती है जब युवा लोग भी बिस्तर पर पड़े पड़े अधिक नींद लेने और आराम फरमाने के फेरे में अपना स्वास्थ्य गंवाते देखे जाते हैं। इसलिए अति को वर्जनाओं में गिना गया है और उससे बचने की सलाह दी गई है। भोजन नहीं के बराबर लेना और ज़रूरत से ज़्यादा लेना दोनों ही आदतें खराब हैं और सीमा का अतिक्रमण करती है। फलतः ऐसे लोगों को हानि भी कम नहीं उठानी पड़ती। अब यही बात वैज्ञानिकों ने नींद के संबंध में सिद्ध करके उस सूत्र को सही साबित करने का प्रयास किया, जिसमें कहा गया है कि अति सर्वत्र वर्जते। बच्चों, अब तो आपको यह लेसन समझ में आ गया होगा कि नींद की गणित किसे कहते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों।